वेलकम टू माइनिंग कैप्सूल क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग OSH एंड WC कोड 2020 के बारे में पढ़ेंगे और इसमें से भी हम लोग OSH एंड WC का जो चैप्टर 9 है जो कि रिलेटेड है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एंड अदर अथॉरिटी। इसमें हम लोग इस चैप्टर में मेनली देखेंगे अपॉइंटमेंट जो होता है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का और अदर इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट जो होता है उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है, उसका हम लोग मेनली इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते थे क्या, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। अब यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर ना बोल के क्या बोला जा रहा है, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, ठीक है। अब हम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के बारे में पढ़ेंगे। इसका अपॉइंटमेंट मेनली किस सेक्शन के तहत होता है, जो आपका OSH एंड WC कोड का चैप्टर जो आपका सेक्शन 34 है उसके तहत है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का अपॉइंटमेंट होता है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं मेनली। अब अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो कि आपका सेक्शन 34 है OSH एंड WC का। इसमें हम लोग देखते हैं अपॉइंटमेंट इसका कैसे होता है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट जो होगा इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट्स इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बाय नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के द्वारा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पता होना चाहिए कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है। तो OSH एंड जो भी कुछ कुछ जो आपका इस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो गया। अब इस्टेब्लिशमेंट किसको कहेंगे ये भी पता होना चाहिए। तो आपका यहाँ का डेफिनेशन में OSH एंड WC का डेफिनेशन में बताया गया है, ठीक है। तो हम लोग वैसा संस्था जहाँ पे 10 या 10 से अधिक वर्कर यदि एम्प्लॉयड है उसको हम इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। तो OSH एंड WC या तो कोई भी संस्था आइदर सेंट्रल के अंतर्गत आता है, यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, या तो आपका स्टेट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जहाँ पे ये नियम लगाने का अधिकार जिसके पास होता है, जो भी संस्थाएं किसके अंतर्गत आता है, यदि स्टेट के अंतर्गत आता है तो उसका जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट होगा। और कोई भी संस्था जैसे आपका माइंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, स्टेट में आ गया आपका फैक्ट्री आ गया, प्लांटेशन का वर्क आ गया। तो यदि फैक्ट्री है तो उसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको बोला जाएगा, स्टेट को बोला जाएगा। यदि माइंस है तो उसका अप्रोप्रिएट किसको बोला जाएगा, सेंट्रल को बोला जाएगा। और यदि आपका बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारा है, बैंकिंग से रिलेटेड है, कार्गो से रिलेटेड है, शिपयार्ड से रिलेटेड है, तो उसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। और यदि फैक्ट्री है, प्लांटेशन है, बीड़ी, ये सब यदि इस्टेब्लिशमेंट है तो उसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट को बोला जाता है। उसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा, स्टेट होगा। तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। कौन करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। दे एक्सरसाइज पावर विद इन देयर स्पेसिफाइड जुरिडिक्शन। अपने अधिकार में रहते हुए अपने पावर का वो उपयोग करेगा। अब इंस्पेक्शन स्कीम क्या है, गवर्नमेंट में फ्रेम ये वेब बेस्ड इंस्पेक्शन स्कीम इंक्लूडिंग। अब गवर्नमेंट वेब बेस्ड इंस्पेक्शन स्कीम लागू करेगी जहाँ पे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन इंस्पेक्शन हो सकता है, प्रोविजन फॉर स्पेशल इंस्पेक्शन हो सकता है, रैंडमाइज्ड सिलेक्शन फॉर इस्टेब्लिशमेंट एंड इंस्पेक्टर। और रैंडमली क्या हो सकता है, वहाँ पे इंस्पेक्शन का ये सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। अब नेक्स्ट में है फीचर ऑफ इंस्पेक्शन। फीचर ऑफ इंस्पेक्शन मीन्स कोई भी जो भी इस्टेब्लिशमेंट रहता है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट रहेगा उसको एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा, ठीक है।
जो भी यूनिक आईडी एक नंबर दिया जाएगा प्रत्येक इस्टेब्लिशमेंट को। इंस्पेक्टर रहेगा उसका एक यूनिक आईडी रहेगा, और जो भी इंस्पेक्शन होगा उसका भी एक यूनिक आईडी दिया जाएगा, ताकि ये इसका यूनिक आईडी देने का मतलब है कि टाइमली अपलोडिंग ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड स्पेशल इंस्पेक्शन बेस्ड ऑन रिस्क पैरामीटर पर स्पेशल इंस्पेक्शन किया जा सके। ठीक है, तो प्रत्येक किसको किसको यूनिक आईडी प्रोवाइड किया जाता है, तो इस्टेब्लिशमेंट को, जो इंस्पेक्शन करेगा वो इंस्पेक्टर का, और जो इंस्पेक्शन होगा उस इंस्पेक्शन का भी एक यूनिक आईडी दिया जाएगा, ताकि बाद में इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें उस इंस्पेक्शन का। नेक्स्ट में है चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, तो गवर्नमेंट में अपॉइंट चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर CICF। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर सकता है, किसको अपॉइंट करेगा, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर CICF, एंड मे बी अपॉइंटेड फॉर, ऑफ चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का अपॉइंटमेंट जो होगा कहाँ के लिए होगा, तो एक स्टेट के लिए हो सकता है, स्टेट के लिए, अदरवाइज किसके लिए हो सकता है, मल्टीपल स्टेट के लिए या इंटायर कंट्री के लिए हो सकता है। तो चीफ इंस्पेक्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है किस क्षेत्र कहाँ के लिए हो सकता है, या तो एक सिंगल स्टेट के लिए होगा, या तो मल्टीपल स्टेट के लिए, या इंटायर कंट्री के लिए आपका चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का अपॉइंटमेंट हो सकता है। ठीक है, हम वहाँ बताए थे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करता है। इसका जो गवर्नमेंट करेगा, जो इसका अपॉइंटमेंट जो चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का जो अपॉइंटमेंट होता है गवर्नमेंट कर रहा है, तो इसका अपॉइंटमेंट कहाँ के लिए हो सकता है, तो एक सिंगल स्टेट के लिए हो सकता है, या तो मल्टीपल स्टेट के लिए, या तो इंटायर कंट्री के लिए इसका अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का अपॉइंटमेंट मेनली किस लिए करते हैं, एक स्टेट के लिए करते हैं कि मल्टीपल स्टेट के लिए कि इनडायरेक्ट कंट्री के लिए कि इनमें से कोई एक, तो इनमें से सभी के लिए, या तो एक स्टेट के लिए चीफ इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट हो सकता है, या तो एक से अधिक स्टेट के लिए चीफ इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट हो सकता है, या तो पूरे देश के लिए चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, अदर ऑफिसर्स का बात कर रहा है, चीफ इंस्पेक्टर, हम लोग इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर देख लिए, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर देख लिए हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखें, देखिए ICF इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर देखें, और एक देखें चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ठीक है, एक देखें CISF, एक ISF। तो ICF का जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का अपॉइंटमेंट, हम मेन क्वेश्चन क्या बन रहा है इसमें, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट इसका मेनली कौन करेगा, आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करता है। ठीक है, और चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का जो अपॉइंटमेंट होता है ये कहाँ, इसका भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो ये गवर्नमेंट करता है। और इसका अपॉइंटमेंट कहाँ के लिए हो सकता है, तो एक स्टेट के लिए हो सकता है, या तो मल्टीपल स्टेट के लिए हो सकता है, या तो इंटायर कंट्री के लिए हो सकता है, इंटायर कंट्री के लिए। ठीक है, अब देखते हैं अदर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट। गवर्नमेंट में अपॉइंट एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट जो है एक एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर भी अपॉइंट कर सकता है, ज्वाइंट चीफ इंस्पेक्टर भी अपॉइंट कर सकता है, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर भी अपॉइंट कर सकता है, या अदर ऑफिसर्स। ठीक है, जरूरत के अनुसार गवर्नमेंट चाहे चाहे तो क्या क्या ICF या CISF के अलावा अपॉइंट कर सकता है एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर को, ज्वाइंट चीफ इंस्पेक्टर को, और डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर या अदर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कर सकता है। दे में एक्सरसाइज पावर ऑफ चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर विद इन देयर जुरिडिक्शन, जो ये अदर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हो का किया जाएगा, जो अदर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है इस सेक्शन के तहत, वो अपना चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के जुरिडिक्शन में रहते हुए अपना पावर का उपयोग कर सकता है, उसके अधीन रहते हुए। अब चीफ इंस्पेक्टर का पावर है कि चीफ इंस्पेक्टर अदर इंस्पेक्टर का क्या है, अपॉइंटमेंट कर सकता है टू एक्सरसाइज सर्टेन पावर को अपना यूज करने के लिए। ठीक है, फिर है डिसक्वालिफिकेशन, नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड इफ हीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन द वर्क प्लेस और बिजनेस। जो भी इंस्पेक्टर या ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है उसका किसी भी बिजनेस में उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट बोलो या इनडायरेक्ट बोलो, इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उस बिजनेस से उसका नहीं होना चाहिए, उससे उसका
डायरेक्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए उससे, जिससे उसको फायदा हो या बेनिफिट हो। ठीक है, तो ऐसा कोई इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हो, वो वर्क प्लेस से या वो बिजनेस से। तो वैसा आपका क्या है, इंस्पेक्टर का या ऑफिसर का अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। पब्लिक सर्वेंट स्टेटस, जो भी इंस्पेक्टर का, या तो इंस्पेक्टर का हम बात किए, इंस्पेक्टर या तो ऑफिसर का, ठीक है, तो जो भी इंस्पेक्टर या ऑफिसर का इसमें से अपॉइंटमेंट किया जाता है, ऑल सच ऑफिसर आर डीम पब्लिक सर्वेंट। तो इस सेक्शन के तहत उसको पब्लिक सर्वेंट बोला जाएगा। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट बोला जाएगा। इंडियन पैनल कोड सेक्शन 24, अंडर इंडियन पैनल कोड जो सेक्शन 21 है, उसके तहत जो भी ऑफिसर का, इंस्पेक्टर का इसमें अपॉइंटमेंट होगा उसको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। दे आर ऑफिशियली सबऑर्डिनेट टू ऑथराइज स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट। ओके, यदि हम इन शॉर्ट देखा जाए तो गवर्नमेंट अपॉइंट्स इंस्पेक्टर, कौन इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का अपॉइंटमेंट करता है, वेब बेस्ड इंस्पेक्शन लागू करेगा और रैंडम इंस्पेक्शन कर सकता है। चीफ इंस्पेक्टर या अदर ऑफिसर का भी अपॉइंटमेंट इस सेक्शन के तहत होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं CISF या अदर ऑफिसर का। और ऑफिसर आर पब्लिक सर्वेंट, जो ऑफिसर है उसको हम लोग क्या इसमें बताएं कि ऑफिसर जो है उसको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। ठीक है, सारा कुछ क्लियर हो गया। सबसे पहले ICF जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का अपॉइंटमेंट हो कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। ठीक है, ये वेब बेस्ड स्कीम लागू करेगा, इंस्पेक्शन से रिलेटेड सबको यूनिक आईडी दिया जाता है। यूनिक आईडी बोले तो जो इंस्पेक्शन करेगा वो इंस्पेक्टर का यूनिक आईडी रहेगा। ठीक है, और जो इंस्पेक्शन हुआ उसका भी यूनिक आईडी रहेगा, और इंस्पेक्टर का बता ही दिए उसका भी यूनिक आईडी रहता था। ठीक है, सबको यूनिक आईडी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसी सेक्शन के तहत जो है CISF जो है अदर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। जो भी अदर ऑफिसर रहेगा उसको एज इंडियन पेनल कोड का सेक्शन जो 29 सेक्शन 21 है, IPC इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 21 के तहत उसको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। अब देखते हैं पावर ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। उसमें देखे थे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का पावर। अब देखते हैं सिंपल सा इसमें क्या है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। इसमें जो है आपका इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का पावर देखते हैं कि क्या है। ठीक है, पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, जो भी इंस्पेक्टर इसमें अपॉइंट होता है, ठीक है, पावर उसको क्या है, शक्तियां उसको क्या क्या दिया गया। ठीक है, पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, मैं इंटर एनी वर्क प्लेस विथ गवर्नमेंट ऑफिशियल और एक्सपर्ट्स। वो क्या होगा, जो भी इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है आपका सेक्शन 34 के तहत, वो क्या करेगा, एनी प्लेस, ठीक है, विथ गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, गवर्नमेंट अधिकारी के साथ, या तो कोई एक्सपर्ट जो टीम रहेगा उसके साथ जो है, जो इंस्पेक्टर रहेगा वो कोई भी वर्क प्लेस में एंट्री कर सकता है। और इंस्पेक्ट क्या क्या करेगा, प्रीमाइजेस का जहाँ पे काम हो रहा है उस दिन प्रीमाइजेस का वर्क ध्यान देगा, वो जांच कर सकता है। कोई प्लांट वहाँ पे रन हो रहा है या मशीनरी है उसका इंस्पेक्शन कर सकता है। और डॉक्यूमेंटेशन का जो वर्क रहता है वो डॉक्यूमेंटेशन को वो जांच पड़ताल कर सकता है। ठीक है, तो ठीक है, जितना भी जो सेक्शन 34 के तहत इंस्पेक्टर हुआ या ऑफिशियल हुआ, तो इंस्पेक्टर क्या है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ या एक्सपर्ट के साथ, माइंस बोलो या तो कोई वर्क प्लेस बोलो, क्योंकि ये OSH एंड WC सब जगह के लिए लागू है। फैक्ट्री है, हमारा प्लांटेशन है, फिल्मी दुनिया है, या तो बैंकिंग है, पेपर वर्क है, सब जगह पे क्या हो सकता है, जो भी इंस्पेक्टर रहेगा वो कभी किसी भी टाइम जो है इंस्पेक्शन कर सकता है, एंट्री कर सकता है। वो प्रीमाइजेस का इंस्पेक्शन करेगा, प्लांट मशीनरी का करेगा, और जो भी आप रिकॉर्ड रखते हैं, रजिस्टर हो गया या तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, उसका वो इंस्पेक्शन कर सकता है। अब इसका क्या है, जो इंस्पेक्टर हम लोग अपॉइंट किए सेक्शन 34 के तहत, वो इंक्वायरी कर सकता है और इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक है, जो भी मान लो कि एक्सीडेंट है या डेंजरस अकरेंस है उसका वो इन्वेस्टिगेशन करेगा कि यदि कुछ आइडेंटिफाई हुआ इंजरी जिसके कारण डेथ हो सकता है। ठीक है, तो रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्सन, यदि वहाँ कोई इंजरी हुआ है, डेथ हुआ है, तो वो वहाँ पे जो वर्क प्लेस पे काम कर रहा है उसका वो स्टेटमेंट ले सकता है, ये इंस्पेक्टर का इंक्वायरी कर सकता है। एग्जामिन प्लांटेशन क्रॉप्स एंड वर्कर्स वेयर एप्लीकेबल, हाँ को इफ फर्टिलाइजर क्षेत्र में, फार्मिंग क्षेत्र में यदि वहाँ पे प्लांटेशन या कोई भी फसल का यदि
से रिलेटेड वहाँ पे यदि है तो वहाँ पे भी वर्कर का वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कर सकता है। और जो भी इंक्वायरी करेगा उसका रिकॉर्ड रखेगा एंड डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टर रखेगा, रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ रजिस्टर रिकॉर्ड्स, वर्क प्लेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का वो रिकॉर्ड रखेगा। सेफ्टी मेजर से रिलेटेड सारा इंस्पेक्शन कर सकता है, ठीक है। कीप प्रीमाइज एंड अनडिस्टर्बेड फॉर इंक्वायरी। डायरेक्ट एम्प्लॉयर जो है, ये डायरेक्ट एम्प्लॉयर का काम रहेगा कि जहाँ पे एक्सीडेंट या कोई भी कुछ हुआ है, एक्सीडेंट्स हुआ है, तो उस जगह पर कीप प्रीमाइजेज अनडिस्टर्बेड फॉर इंक्वायरी। उस जगह जो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उसको अनडिस्टर्बेड रखा जाएगा फॉर इंक्वायरी पर्पस। डिसमेंटल और रेस्ट डेंजरस सब्सटेंसेस, टेक सैंपल ऑफ। और यहाँ पे जो इंस्पेक्टर रहेगा वो सैंपल आर्टिकल का, सब्सटेंस का, एयर फ्रॉम वर्क प्लेस, वहाँ का सैंपल ले सकता है। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर एविडेंट का कलेक्शन कर सकता है। फिर है अपना जो उसको पावर दिया गया है उसका इन्फोर्समेंट, वहाँ पे फोर्स जो भी है उसका पावर है, शक्तियाँ, उसका को वहाँ पे यूटिलाइज कर सकता है। और उसके पास क्या क्या है, इश्यू शो काउज नोटिस, उस जो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है या तो कोई कारण है तो उसको शो काउज का नोटिस दे सकता है। प्रोसिक्यूट है, कंडक्ट है और डिफेंस केस इन कोर्ट, कोर्ट में क्या है उस पर धारा लगा सकता है कि उसके यदि नियम का कुछ उल्लंघन किया है, ठीक है, तो डिफेंस केसेस का वो क्या कर सकता है, उस पर धाराएं लगा सकती है। एक्सरसाइज एडिशनल प्रिस्क्राइब पावर, और जो भी एडिशनल पावर है वो भी उस पर एक्सरसाइज किया जा सकता है। लीगल बाइंडिंग, जो भी पर्सन रहेगा मस्ट प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी वहाँ पे पर्सन रहेगा, मान लो कि एम्प्लॉयर है, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन से सारा रिलेटेड जो है वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर का काम क्या है, सर्च एंड सीजर प्रोसीड्यूर, वहाँ पे जांच पड़ताल करेगा। गवर्नमेंट बाय प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, ये आपको ये याद रखना है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973, CCP 1973, गवर्नमेंट में प्रोविजन ऑफ 1973 जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973, इसको इम्पोज कर सकता है। अब यदि हम रिवीजन का बात करें तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हैज पावर ऑफ एंट्री, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को क्या दिया गया है, पावर दिया गया है एंट्री करने का, इंस्पेक्शन करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का, सीजर करने का, सेफ्टी इंफॉर्मेंस, सेफ्टी के पर्पज पे सेफ्टी इन्फॉर्मेंस करने का, प्रोसिक्यूशन का यदि वो नियम का उल्लंघन करता है तो वहाँ पे धाराएं लगाने का, एंड लीगल अथॉरिटी अंडर IPC एंड CRPC, ठीक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर 1973, इसको वो अप्लाई कर सकता है। अब हम लोग वहाँ पे डेफिनेशन माइंस एक्ट का पढ़े थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सेम डेफिनेशन दिया था, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन, अपने अधिकार के क्षेत्र में रहते हुए एक्सरसाइज सच पावर्स, अपना पावर का उपयोग करेगा, एंड ड्यूटी ऑफ द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ माइंस एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अपने अधिकार क्षेत्र में रह के अपना क्या है, एक्सरसाइज, अपना पावर्स का एक्सरसाइज करेगा, लागू करेगा, एंड ड्यूटी ऑफ द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ माइंस, और क्या है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का काम करेगा कि अपने अधिकार वाला क्षेत्र में, एंड ड्यूटी ऑफ द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर दैट मीन्स ICFS, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का काम करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ माइंस, माइंस के क्षेत्र में, ठीक है, एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तो अपने अधिकार के क्षेत्र में रहते हुए अपना पावर का यूज करेगा, और ICF इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का काम करेगा इन केस ऑफ mines, in respect of mines. Third party and audit certification, थर्ड पार्टी, ये सेक्शन OSS एंड WC का जो सेक्शन 30 है, थर्ड पार्टी एंड ऑडिट सर्टिफिकेशन का बात कर रहा है। थर्ड पार्टी एंड ऑडिट सर्टिफिकेशन, व्हाट डू यू मीन, देन स्कीम बाय गवर्नमेंट, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी रहेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हम बता दिए कि आइदर स्टेट और सेंट्रल, जहाँ पे उसको फुल्ली OSH एंड WC को इम्पोज करने का अधिकार या इस सारा रूल रेगुलेशन लगाने का अधिकार जिसके पास है, या जो भी इस्टेब्लिशमेंट, जो भी संस्थाएं आइदर सेंट्रल के थ्रू आती है तो उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उसको सेंट्रल को माना जाएगा। यदि कोई भी संस्थाएं यदि स्टेट के अंतर्गत आता है तो उसको जो गवर्नमेंट बोला जाएगा, उसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसका स्टेट को बोला जाएगा, ठीक है। तो जिसके पास अधिकार दिया गया है, ठीक है, कोई भी संस्था है उसको उसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाएगा। द स्कीम बाय
गवर्नमेंट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फॉर्मुलेट ए स्कीम टू इम्पैनल क्वालिफाइड एक्सपर्ट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगा, एक स्कीम लागू करेगा जिसमें से एक इम्पैनल बनाएगा जहाँ पे क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स रहेगा, ठीक है। तो थर्ड पार्टी ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन वो क्या करेगा, अप्लीकेबल टू स्टार्ट अप एस्टेब्लिशमेंट और स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। असाइनिंग ऑफ असाइनमेंट ऑफ ऑडिट, एक्सपर्ट क्या करेगा, असाइन थर्ड पार्टी ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन थ्रू ये वेब बेस्ड सिस्टम ऑन ए रैंडमाइज्ड बेसिस, ठीक है। मैंने थर्ड पार्टी का जिक्र किया गया है, तो मेन इसका शॉर्ट कोट हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट उतना लग नहीं रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट में इम्पैनल एक्सपर्ट फॉर रैंडमाइज थर्ड पार्टी, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगा, एक इम्पैनल बना सकता है एक्सपर्ट फॉर रैंडमाइज थर्ड पार्टी ऑडिट ऑफ स्पेसिफाइड एस्टेब्लिशमेंट। थर्ड पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक थर्ड पार्टी का गठन किया जाएगा किसी भी स्टेब्लिशमेंट को स्पेसिफाइड करने के लिए, एंड रिपोर्ट्स आर सबमिटेड टू द एम्प्लॉयर एंड इंस्पेक्टर। यदि इंस्पेक्टर के विरुद्ध यदि हम लोग को जाना है तो एम्प्लॉयर एंड इंस्पेक्टर जो है इसके भी यदि कुछ विवाद होता है तो इसका जो रिपोर्ट है वो थर्ड पार्टी को भेजा जाता है, और वही थर्ड पार्टी का हम लोग जो गठन है इस सेक्शन के तहत करते हैं। तो आपका सेक्शन है 35 आई थिंक 37 में बात किया गया थर्ड पार्टी एंड सर्टिफिकेशन का, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का बात किया गया। फिर है 38 सेक्शन नंबर OSH एंड WC का, स्पेशल पावर ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्री, माइंस, डॉक वर्क एंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। एक इस सेक्शन जो है OSH एंड WC के तहत जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को किस क्षेत्र में, फैक्ट्री के क्षेत्र में, माइंस के क्षेत्र में, या तो डॉक रिलेटेड वर्क जो है या तो बिल्डिंग रिलेटेड वर्क, उसमें ये कंस्ट्रक्शन में एक स्पेशल अधिकार दिया गया किस सेक्शन के तहत, सेक्शन 38। अब इसमें क्या है, जनरल पावर इन माइंस, इसमें मेनली है कि इफ एनी माइंस और पार्ट प्रैक्टिस मैनेजमेंट इज डेंजरस टू लाइफ और सेफ्टी द इंस्पेक्टर में, यदि कोई भी माइंस का पार्ट या कोई भी भाग मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से यदि लगता है वहाँ पे यदि डेंजरस है, ठीक है, लाइफ को थ्रेटनिंग कर सकता है, या सेफ्टी के दृष्टिकोण से यदि वहाँ पे डेंजरस है, तो इंस्पेक्टर का क्या पावर है, इंस्पेक्टर क्या कर सकता है वहाँ पे, इश्यू रिटर्न नोटिस टू एम्प्लॉयर, जो वहाँ का मालिक होगा, एम्प्लॉयर जो होगा उसको रिटर्न नोटिस देगा, ठीक है। स्पेसिफाइड डिफेक्ट्स एंड डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन विद इन ए टाइम लिमिट, और उसे जो भी डेंजरस ऑकरेंस उसको वहाँ पे दिखाई देगा उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक सीमित ड्यूरेशन में उसे बोला जाएगा या तो नोटिस किया जाएगा, इतना दिन के अंदर जो है आप रेक्टिफाई कर लीजिए, ठीक है। तो इन केस ऑफ माइंस, फैक्ट्री और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के केस में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को एक स्पेशल अधिकार दिया गया है कि उस जगह पे यदि डेंजरस वहाँ पे है जो कोई पर्सन को लाइफ का थ्रेटनिंग कर सकता है, तो उस जगह पे वहाँ पे एम्प्लॉयर को एक रिटर्न नोटिस लागू करेगा, और वो उसमें जो नोटिस लगाए देगा एम्प्लॉयर को उसको रेक्टिफाई करने के लिए, तो एक टाइम बाउंडेशन देगा कि 5 महीना, 6 महीना, 7 दिन, 1 महीना, उसके अंदर जो है उसको रेक्टिफाई कर ले। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट माइनिंग, यदि इसको यदि आप रेक्टिफाई नहीं किए हैं तो हो सकता है इन द केस ऑफ माइनिंग, जहाँ पे वर्क प्लेस है, यदि आप वहाँ पे प्रॉब्लम डेंजरस अक्रेंस को रिमूव करने के लिए स्टेप नहीं लिए हैं तो उस जगह पर एम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ पे किसी को प्रोहिबिट किया जा सकता है, वहाँ पे किसी को काम पे नहीं लगाया जाएगा। इफ एम्प्लॉयर फेल्स टू कंप्लाई विथ नोटिस, यदि वो जो इंस्पेक्टर नोटिस लागू किया यदि एम्प्लॉयर फेल हो जाता है उसको लागू करने में, तो इंस्पेक्टर क्या करेगा, इंस्पेक्टर में प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन इन द माइन और पार्ट देयरऑफ, इंस्पेक्टर क्या करेगा वहां पे किसी को काम में लगाने के लिए सीधे सीधे मना कर देगा, मना ही कर देगा, ठीक है। ओनली मिनिमम नेसेसरी वर्कर अलाउड फॉर कॉम्प्लायंसेस, उस डेंजरस अक्रेंस को रिमूव करने के लिए या तो उसको ठीक करने के लिए ओनली फ्यू नंबर्स, ओनली मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन को अलाउ किया जाएगा। अदर कोई भी वर्क है सिर्फ और सिर्फ उस डेंजरस अक्रेंस को रिमूव करने के लिए मिनिमम नंबर को वहां पे
लागू कर सकता है। सपोज यदि यहाँ पे रूफ फॉल हो गया है, कोई गैलरी है इस जगह पे रूफ फॉल हो गया, तो जो गैलरी रूम में वहाँ पे रूफ फॉल हुआ उसको रिमूव करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन को लागू किया जाएगा। बाकी बात जितना भी आपका सपोर्ट का काम है, प्रोडक्शन का सारा काम बंद रहेगा। ओनली सिर्फ और सिर्फ जो डेंजरस अकरेंस है उसको रिमूव करने के लिए पर्सन को एम्प्लॉयड किया जाएगा। नेक्स्ट बात है इन केस ऑफ अर्जेंट एंड इमीडिएट डेंजर। यदि कोई इमीडिएट डेंजर है या तो अर्जेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर में इमीडिएट प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट अंटिल डेंजर इज रिमूव्ड। जहाँ पे यदि कोई इमीडिएट डेंजर दिखाई दे रहा है तो उस जगह पे क्या होगा कि इंस्पेक्टर हो या चीफ इंस्पेक्टर उसको उस इमीडिएट डेंजर को रिमूव करने के लिए तत्काल क्या करेगा, वो एक्शन लेगा। तो इन केस ऑफ अर्जेंट या इमीडिएट डेंजर के केस में क्या हो सकता है, इंस्पेक्टर हो या चीफ इंस्पेक्टर वहाँ पे जिस भी माइंस में आने की जो भी डेंजरस अकरेंस रहता है, मान लीजिए रूफ फॉल हो गया या अदरवाइज क्या हो सकता है कि उस जगह पे स्पॉन्टेनियस सीटिंग हो गया, तो उस जगह पे एम्प्लॉयमेंट को चीफ इंस्पेक्टर हो या इंस्पेक्टर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को मना कर देगा। वहाँ पे जब तक कि वो डेंजरस अकरेंस को रिमूव ना कर ले तब तक उस जगह पे एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को काम पे नहीं लगाया जाएगा। और प्रीवियस जो सेक्शन में हम लोग पढ़े उसका सब सेक्शन में ओनली उस डेंजरस अकरेंस को रिमूव करने के लिए फ्यू नंबर्स में मैन पावर को एम्प्लॉयड किया जा सकता है, अदरवाइज किसी भी काम में जो है पर्सन को काम पे नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट में आपका पिलर एक्सट्रैक्शन एंड माइन स्टेबिलिटी। यहाँ तक हो गया था, ठीक है। इंस्पेक्टर में प्रोहिबिट एक्सट्रैक्शन रिडक्शन ऑफ पिलर और ब्लॉक्स ऑफ मिनरल शिप। दैट मीन्स इसका बोलने का मतलब इंस्पेक्टर में प्रोहिबिट एक्सट्रैक्शन रिडक्शन ऑफ पिलर, इसमें क्या कर सकता है, पिलर को काटने का काम यानी कि डिप्लेयरिंग का काम प्रोहिबिट कर सकता है इन केस ऑफ रिस्क ऑफ कोलैप्स। यदि वहाँ पर रुक कर गिरने का खतरा हो, क्रशिंग ऑफ पिलर का खतरा हो, फायर और फ्लडिंग और हजार्ड का खतरा हो, इनएडिक्वेट सीलिंग और आइसोलेशन स्टॉपिंग जब तक ये अरेंजमेंट ना कर ले, या तो इस टाइप का रिस्क ऑफ कोलैप्स का खतरा हो, क्रशिंग ऑफ पिलर का खतरा हो या फायर ऑफ फ्लडिंग का हजार्ड का खतरा हो, तो उस जगह पे क्या किया जा सकता है, इंस्पेक्टर वहाँ पे प्रोहिबिट कर सकता है कि फर्दर जो है पिलर का यानी कि डिप्लेयरिंग करने का काम को रोक सकता है यदि वहाँ पे रिस्क ऑफ कोलैप्स का खतरा हो, क्रशिंग ऑफ पिलर्स का खतरा हो, फायर ऑफ फ्लडिंग का खतरा हो या इनएडिक्वेट सीलिंग को वहाँ पे मतलब वहाँ पे डिप्लेयरिंग का काम को रोक सकता है यदि ये सब रिस्क हो तो। एंड वेजेस प्रोटेक्शन, वेजेस प्रोटेक्शन दैट मीन्स वर्कर मान लो कि कोई भी डेंजरस अकरेंस रहेगा तो वहाँ पे वर्कर को तो काम पे नहीं लगाया जाएगा। काम पे नहीं लगाया जाएगा इसका बोलने का मतलब क्या है कि उसका सैलरी नहीं देगा या उसका जो वेजेस मिल रहा है वो नहीं देगा। तो वर्कर्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इंटाइटल्ड टू फुल वेज फॉर द पीरियड। यदि वहाँ पे किसी डेंजरस के कारण उसको यदि एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जा रहा है फिर भी वो फुल वेजेस का हकदार होगा। एम्प्लॉयर में प्रोवाइड अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट एट सेम वेजेस इंस्टेड। एम्प्लॉयर जो में प्रोवाइड अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इफ यदि मान लो कि बिलो ग्राउंड माइंस में एक्सीडेंट हुआ, यदि सरफेस पे यदि कोई काम हुआ तो वहाँ पे अल्टरनेटिव वर्क दिया जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटिव यदि वर्क है तो वर्क दिया जाएगा, अदर अल्टरनेटिव वर्क यदि नहीं है तो उसको फुल वेजेस का वो हकदार होगा, काम नहीं कर रहा है फिर भी। अपील मैकेनिज्म माइनिंग, ठीक है, अपील मैकेनिज्म व्हाट डू यू मीन अपील मैकेनिज्म। इसमें बोलता है एम्प्लॉयर जो है
यदि मान लो कि इंस्पेक्टर वहाँ पे कुछ डेंजरस एक्शन लगता है और वहाँ पे प्रोहिबिट कर देता है मैन पावर को एम्प्लॉयमेंट से, तो एम्प्लॉयर में अपील टू चीफ इंस्पेक्टर विद इन 10 डे। यदि वहाँ पे विवाद होता है कि नहीं ये ठीक है और यहाँ चीफ इंस्पेक्टर जो भी इंस्पेक्टर है उस जो भी इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन किया वहाँ पे कुछ ऐसा है कि एम्प्लॉयर संतुष्ट नहीं है, तो एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, डायरेक्ट अपील कर सकता है चीफ इंस्पेक्टर के पास। यदि वो एक जांच करने वाला इंस्पेक्टर के से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, चीफ इंस्पेक्टर को अपील करेगा। कितना दिन में अपील करेगा, तो ये आपका 10 दिन के अंदर करता है। अब क्या है, यदि एम्प्लॉयर चीफ इंस्पेक्टर यदि अपना रिजल्ट देने के बाद एम्प्लॉयर को रिजल्ट देगा अपना जो भी रहेगा, ठीक है। अब एम्प्लॉयर जो चीफ इंस्पेक्टर के साथ भी यदि वो संतुष्ट नहीं होता है ना, ठीक है, तो एम्प्लॉयर जो है मैं ऑब्जेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 20 डे। ये क्या हो सकता है, इस मैटर को उस फाइनल डिसीजन चीफ इंस्पेक्टर का फाइनल डिसीजन मिलने के 20 दिन के अंदर जो है 20 दिन के अंदर का सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्प्लॉयर फिर से फर्दर अपना नोटिस भेज सकता है, ठीक है, अपील कर सकता है। किसको अपील कर सकता है, पहले तो इंस्पेक्टर जो जांच किया उससे संतुष्ट नहीं है तो 10 दिन के अंदर किसको करेगा, सिंपल सा चीफ इंस्पेक्टर को करेगा। अब चीफ इंस्पेक्टर का अपील जो किया उसका रिजल्ट आने के बाद एम्प्लॉयर यदि उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करेगा, ठीक है। अब क्या करेगा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मैटर गया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, डिसाइड जनरली विद इन 1 मंथ। जो भी मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयर का जो अपील किया सेंट्रल गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, इसको 1 महीना के अंदर इसका रिजल्ट को जांच पड़ताल करके जैसे भी हो 1 महीना के अंदर वो अपना रिजल्ट एम्प्लॉयर को देगा, ठीक है। ऑर्डर मस्ट बी कंपाइल्ड विथ पेंडिंग अपील, ठीक है, ऑर्डर मस्ट बी कंपाइल्ड विथ पेंडिंग अपील अनलेस सस्पेंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस मैटर को सुन ना ले, इसका जवाब ना दे दे, तब तक जो भी आपका इंस्पेक्टर है या चीफ इंस्पेक्टर वहाँ पे जो भी प्रोहिबिशन किया है या तो कुछ मनाही किया है तब तक वो नियम लागू होगा। यानी कि जो इंस्पेक्टर जांच किया था वो जो रिजल्ट दिया है मना करने का दिया है या अदर कुछ का दिया है तब तक वो नियम लागू किया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा, उसका बात को फॉलो किया जाएगा। इंस्पेक्टर जो भी बोला है उस इंस्पेक्टर का बात को फॉलो किया जाएगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रिजल्ट नहीं दे देता। फिर है नॉन कॉम्प्लायंसेस विद सेफ्टी प्रोविजन। इफ एम्प्लॉयर वायलेट्स स्पेसिफिक सेफ्टी प्रोविजन, यदि एम्प्लॉयर जो है वायलेट करता है तो चीफ इंस्पेक्टर में इशू नोटिस टू कंप्लाई, तो चीफ इंस्पेक्टर वहाँ पे नियम लगाने का वो नोटिस कर सकता है। ऑन फेलियर में प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट, यदि कंप्लायंसेस वहाँ पे लागू नहीं करता है तो एम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है, वहाँ पे फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जाएगा। वर्कर्स इंटाइटेड टू फुल वेजेस ड्यूरिंग प्रोहिबिशन, जो भी वर्कर रहेगा जिसका ड्यूरिंग दिस टाइम वो फुल वेजेस का हकदार होगा, जो भी वर्कर एम्प्लॉयड है। यदि वहाँ पे किसी डेंजरस अकरेंस के कारण या तो किसी भी कारण यदि उसका वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जा रहा है तो वो उस दिन का उस टाइम का के लिए वो फुल वेजेस का हकदार होता है। नेचुरल जस्टिस क्या है, नो एडवर्स ऑर्डर विदाउट गिविंग, मतलब नेचुरल जस्टिस यही हो गया ना कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या चीफ इंस्पेक्टर हो गया या तो आपका इंस्पेक्टर हो, डायरेक्ट ये नहीं कि अपनी नियम थोप दिया, उसको नो एडवर्स ऑर्डर विदाउट गिविंग, यानी कि एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगा रिप्रेजेंटेशन करने का। जो भी माइंस का ओनर होगा, एजेंट होगा, मैनेजर होगा, उसको एक टाइम दिया जाएगा कि अपना बात को जो भी है वो अपना रिप्रेजेंट करे, जो भी है अपना पक्ष रखे, ठीक है। वो पक्ष रखने का अधिकार आपको इस कोड के तहत एम्प्लॉयर को, ऑनर को, एजेंट को या मैनेजर को एक इस कोड के तहत उसको भी अधिकार दिया गया है कि वो अपना जो है अपील कर सकता है, अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना सुझाव रख सकता है, ठीक है। और पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवर्स और मॉडिफाई ऑर्डर ऑफ चीफ इंस्पेक्टर, चीफ ये इसमें पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यदि चीफ इंस्पेक्टर का जो इसके ऊपर जो नोटिस जारी करता है उसको क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या तो उसका मतलब उसके विरुद्ध में भी जा सकता है यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मैटर गया तो। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।